हेलो भैया, लक्ष्य 1.0 कैसे हो? हैं? अबे इधर देख रहा हूँ, कैमरा तो लाइव क्लास थोड़ी लाए, तो रिकॉर्डेड क्लास है। हाँ बेटा, ये एक रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्टूडियो बदला बदला सा लग रहा है, मैं भी अपने आप को पहचान नहीं पा रहा हूँ कि मैं ऐसा ही हूँ या मुंह धो के आया हूँ अच्छे से, ठीक है, तो इसलिए ऐसा लग रहा हूँ। तो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। आज ये एक रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास नहीं हो पाई किसी कारण बस, तो कोई बात नहीं। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जब ये लेक्चर आपको मिल रहा होगा, जब ये रिकॉर्डिंग आपको मिल रही होगी, तब हम लोग जो हैं सारे लोग मीटिंग में बिजी होंगे, ताकि एक मीटिंग थी आज हम लोग की, जिसमें हम लोग डिस्कस कर सकें आप लोगों के बेटरमेंट के लिए, ठीक है, कैसे हम लोग आपकी पढ़ाई को और अच्छा बनाया जा सकता है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स कभी कभी हमको फेस करनी पड़ती है और उसका क्या समाधान निकाला जा सकता है, ताकि आपकी पढ़ाई और अच्छे तरीके से हो। तो अब इसमें लेक्चर कैंसिल मैं ऑब्वियसली मैं कभी नहीं चाहूंगा। आज तक हमारा कोई लेक्चर कैंसिल हुआ भी नहीं है, लक्ष्य में आज तक नहीं हुआ है, तो देख लेना, ठीक है। तो आज भी काहे हो भाई साहब, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पर जो है रिकॉर्डिंग सेशन में इस बच्चे को जो भी मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है भैया। और सबसे बड़ी बात, उससे ज्यादा जरूरी बात बेटा, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के विशेष के लिए और मेरे बर्थडे को इतना यादगार बनाने के लिए। कल जो भी, थैंक यू सो मच। कल जितने बच्चों ने मुझे मैसेज किए, थैंक यू सो मच। मैं कोशिश कर रहा हूँ सबके मैसेज का रिप्लाई करने का, लेकिन समय की कमी के कारण, कि आप आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि समय की थोड़ी नहीं काफ़ी किल्लत रहती है, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ रिप्लाई करने की। लेकिन अगर आप में से किसी बच्चों को रिप्लाई ना मिले तो वो प्लीज़ डिसहार्टन ना हो, ठीक है। देर सवेर वो मैसेज मुझे मिल ही जाएगा, आज ना मिले 8-10 दिन के बाद मिले, मैं रोजाना में पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है रिप्लाई कर सकूँ। लेकिन मेरी विशेष, मेरा आशीर्वाद, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है, जो आपको कहीं ना कहीं आप तक पहुँचती रहेगी। कभी मेरे प्यार के माध्यम से, कभी मेरे पढ़ाने के तरीके के माध्यम से, कभी मेरे एसकेसी के माध्यम से, ठीक है, वो आप तक जो है पहुँचती रहेगी। आप बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। प्लीज यार, आप है ना, कभी कभी मैं कुछ मैसेज भेजता हूँ बच्चा का मैसेज, सर आप मुझे रिप्लाई नहीं दे रहे हो सर। अब यार मैं उसको कैसे समझाऊं इस छोटे से समय में, कि वजह ये है कि थोड़ा सा बिजी रहता हूं, इसलिए नहीं कर पाया था। तो आप इस चीज में प्लीज डिसहार्टन मत होइएगा, आप मस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिएगा। एंड अगेन थैंक यू सो मच। कल के मेरे दिन को बहुत ही मेमोरेबल, यादगार बनाने के लिए, मुझे जिंदगी भर वो दिन याद रहेगा जो कल का दिन था, जो कल हम लोगों ने मस्ती की थी। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर में मैग्नेटिज्म आज के लेक्चर में ऑलमोस्ट हो सकता है समाप्त हो जाए, बचा कुचा कुछ रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको कवर कर देंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो भैया शुरू करते हैं, आ जाइए अगला पार्ट। तो ध्यान से देखना, बहुत अच्छे लग रहे हो सर आज तो लाइट बढ़िया आ रही है, सामने तो लाइट कर रही है, पीछे जो पूरा ब्लैक है, सामने इधर उधर उधर पूरा ब्लैक ब्लैक है, ठीक है। तो बढ़िया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे फोटो सीन चल रहा हो। हाँ सर, सच में आप ऐसे दिखते हो जैसे अभी सामने हो, अभी इस जगह दिख रहे हो? मैं कहा नहीं, वो तो कब मिलेगा तब बोलना, ठीक है। चल शुरू करते हैं। तो देख, अब तक अगर मैं सबको समराइज करूं, पूरे मैग्नेटिज्म को अगर मैं समराइज करूं, ताकि तुझे इस आर्टिकल की मस्त फील है जो हम पढ़ने वाले हैं, वो ये है, सबसे पहले हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड निकालना, किस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। अब जब ये बात आई तो हमारे पास वायर आया, ऐसा आधा अधूरा वायर आया, इनफाइनाइट वायर आया, रिंग आया, लूप आया, रिंग के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, आधे अधूरे रिंग आए, आर्क आए, ठीक है, शीट आई, सोलेनोइड आया, टोरॉइड आया। इन सब से हम लोगों ने 5 लेक्चर निकाले, 5 से 6 लेक्चर। एम्पियर्स लॉ आया, जिसमें हम लोगों ने बस इतना देखा किस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। क्लियर है? ठीक है सर जी, पहला पार्ट। फिर उसके बाद फिर हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट हुआ, क्या कि अगर क्यू चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंक के मारेंगे तो क्या होगा। बोले सर उस पर फोर्स लगेगा, क्यू बी क्रॉस बी, ठीक है सर। फिर तीसरा पार्ट स्टार्ट हुआ, जो उसी में इंक्लूड कर दिया हमने। बोले सर मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती फिर क्या होता, वो भी हम लोगों ने देख लिया। क्लियर है? ठीक है सर। जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल हमने देख लिया, कब सर्कुलर मोशन करेगा, कब हेलिकल मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन की रेडियस कितनी होगी, आर बराबर एमबी बाई क्यूब, ये सारी बातें हम लोगों ने देखी। ये तुम्हारा दूसरा पार्ट था मैग्नेटिज्म का। अब तीसरा पार्ट था जो हम लोगों ने कल परसों की क्लास में खत्म किया था, कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे तो क्या होगा। तो किसी करंट कैरिंग वायर को अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया तो उस पर लगेगा फोर्स, ठीक है। एफ बराबर छोटे से डीएल टुकड़े पर एफ बराबर निकल के आया था आई डीएल क्रॉस पी। और अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो उटपटांग वायर हो तो हम एल इफेक्टिव का कंसेप्ट लगा दिया करते थे, ठीक। हमने देखा था भाई साहब, उस केस में आपका जो है फोर्स लगेगा वायर पे आई एल क्रॉस पी। क्लियर है? और डायरेक्ट हम लिख दिया करते थे आई एल यू, मतलब समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, आई एल वी, वी इज द मैग्नेटिक फील्ड, एल इज द एल इफेक्टिव। और अगर सीधा सीधा वायर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जैसी आई एल वी आया, बहुत सारे सवाल हमारे ऊपर कूद पड़े,
ठीक, वो सारे सवाल जो थे मैकेनिक्स से थे, कुछ 11वीं क्लास से रिलेट कर सकते हैं उनको आप, 11वीं क्लास की मैकेनिक्स में वो सारे सवाल फिर से वापस आ जाएंगे। वो सारे सवाल फिर से हम लोगों ने जितने हद तक देख सकते थे, काफी क्वेश्चन की हम लोगों ने प्रैक्टिस करी। कंसेप्ट केवल इतना था, उसके बाद केवल सवाल थे। क्लियर है? इतना समाप्त करने के बाद कल की क्लास में हम लोगों ने, पिछली क्लास में हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन वगैरह भी देखे थे। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ठीक, अगला पार्ट ये था जो कि हल्का फुल्का आपको पढ़ते पढ़ते फील आई गई होगी पहले, अब उसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। बोले सर अगर मैंने किसी लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, मैंने कहा ठीक है भाई। बोले सर ये बता मैग्नेटिक फील्ड है किधर? मैंने कहा यार तुझे अच्छे समझाने के लिए मैंने बोला सपोज मान ले मैग्नेटिक फील्ड इधर है, आगे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। सर ये तो गलत बात है। मैंने कहा क्यों? सर मैग्नेटिक या तो बाहर अंदर मानो या बाहर मानो, ये क्या मान रहे हो आगे? मैंने कहा भाई हमारा मन, हमने ऐसे मान लिया, कोई जरूरी थोड़ा ना मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो बाहर हो, आगे भी तो हो सकती है ना। ये बी 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 यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अभी मैं मान ले रहा हूं ताकि आपको चीजें बेटर तरीके समझा पाऊं। ठीक है, मतलब अब मैंने करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। आप सोचो क्या बोला मैंने यहां पर, मैंने करंट कैरिंग लूप लिया। लूप मतलब ये मैंने एक स्क्वायर लिया है, रिंग भी हो सकता है, वो बाद में देखेंगे, अभी के लिए स्क्वायर से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर जी, करंट कैरिंग लूप लिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं अगर आपसे पहला प्रश्न पूछूं, मैंने कहा भाई ये बताओ व्हाट विल बी द नेट फोर्स, आप सीधा बोलोगे सर जीरो। क्यों नेट फोर्स जीरो बोलोगे? बोले सर पहला तरीका तो आप ये ऐसे कर लो। बोले क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है? मैंने कहा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। बोले उटपटांग वायर अगर होता है तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट कर दो, तो एल इफेक्टिव निकाल लो। तो यहीं से आप स्टार्ट हुए हो, घूम फिर के यहीं पर आ गए हो, तो एल इफेक्टिव जीरो हो गया। एल इफेक्टिव जीरो होने का मतलब हो गया फोर्स इस पे जीरो होगा। फोर्स जीरो होने का मतलब समझ जाओ कि मैग्नेटिक फील्ड इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगाएगी। मैं कहूं चल यार एक बार डिटेल में बताओ कैसे नहीं होगा। बोले सर डिटेल में आ जाओ सर। मान लो यहां पर मैं इनका नाम ले लेता हूं, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। मैंने चार जो है यहां पर, इसको मैंने ये सपोज स्क्वायर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। बोले सर ये स्क्वायर है, वैसे रेक्टेंगल भी मान सकते हो, मैंने स्क्वायर मान लिया थोड़ी देर के लिए ताकि हम लोग मैथ्स में कम उलझे, फिजिक्स में ज्यादा उलझे। मैथ्स में उलझने के लिए बाद में देख लेंगे। ठीक है, ठीक है सर, पहले फिजिक्स समझने की कोशिश। बोला ठीक है सर ये स्क्वायर है जिसकी लेंथ आपने एल मान ली। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द फोर्स ऑन वायर पी क्यू, मैं कहूं भैया वायर पी क्यू पे फोर्स बताओ, आप बोलोगे सर इस पे फोर्स हो जाएगा सर जीरो। मैंने कहा क्यों जीरो? क्योंकि इतने वायर में करंट किधर है? आगे। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? आगे। करंट भी आगे, मैग्नेटिक फील्ड भी आगे। तो इसका मतलब हमने तो पढ़ा था ना, हमने तो पढ़ा था एफ बराबर क्या होता था? आई एल क्रॉस बी। तो अगर एल वेक्टर और एल वेक्टर और बी वेक्टर अगर पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के, ये दोनों अगर पैरेलल हो गए, ये भी आई कैप ये भी कैप, तो फोर्स जीरो हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, सब प्रैक्टिस करवा रखी है। बोले सर उसी प्रकार से अगर पी क्यू में फोर्स जीरो है तो क्यू आर तो आर एस में भी फोर्स जीरो हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं फोर्स ऑन आर एस, वो भी क्या हो जाएगा? सर वो भी जीरो हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है भाई साहब, वो भी जीरो हो जाएगा। क्यों? बोले आर एस में करंट पीछे की तरफ। मैंने कहा बिल्कुल सही जवाब। और बोले ठीक है सर करंट पीछे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ, एंगल 180 डिग्री, और जैसे आप थीटा 180 पुट करोगे तो भी आपका फोर्स जीरो आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा चल अब ये बता एफ फोर्स ऑन क्यू आर कितना होगा? क्यू आर पे फोर्स बता इस पे कितना होगा? तुम कहोगे सर इस पे तो होगा सर, ये लेंथ कितनी है? बोले आई सॉरी एल, क्योंकि स्क्वायर है। तो सर मैग्नेटिक फील्ड आगे और लेंथ इधर, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, एल और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा? आई एल बी। सीधा बोलेगा सर फोर्स हो जाएगा सर आई एल बी। उसी प्रकार अगर मैं एसपी पे पूछूंगा फोर्स ऑन एसपी वायर, तो आप क्या बोलोगे? आई एल बी। हमने कहा बिल्कुल सही बात है भाई साहब, आई एल बी, क्योंकि इसकी लेंथ एल है। तो अगर मैं लेकिन आपसे प्रश्न पूछूं, मैंने कहा भाई एक बात तो बता। बोले क्या सर? मैंने कहा हमको बस तू ये बता दे इस पे फोर्स लगेगा किधर। तो तू निकालेगा पिस्तौल। तू कहेगा चलो गुरुजी निकाल लो पिस्तौल, बी इधर है। मैंने कहा हाँ बी इधर है। सर मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ, करंट की तरफ, फोर्स आया अंदर की तरफ, चेक करके देख ले, सब लोग चेक करके देख लो, फोर्स जो अंगूठा है वो अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक, ठीक है सर, दैट मींस इस पे फोर्स लग रहा होगा अंदर की तरफ। तो वो मैं कैसे दिखाऊं यार? मैं इससे दिखा देता हूं, ये फोर्स है, क्रॉस से मैंने दिखा दिया, मतलब इस टुकड़े पे फोर्स अंदर की तरफ लग रहा होगा। अब ये मत कहना सर एमजी किधर लग रहा है, नॉर्मल किधर लग रहा है। भाई अभी हम केवल फोकस कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स पर, केवल मैग्नेटिक फोर्स पढ़ ले पहले हम लोग, मैग्नेटिक फोर्स एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे ना एमजी नॉर्मल होता तो क्या होता। ठीक है सर, ओके। मतलब उसी प्रकार इसमें करंट ऊपर तो इसमें करंट नीचे। बोले ठीक है सर, तो दैट मींस इस पे फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ। ये किधर है फोर्स मेरे भाई? अंदर। और ये किधर है? बाहर। तू कहेगा सर आई कैप जे कैप में लिखा। अरे ठीक है यार, समझ ले पहले, ठीक है ठीक। तो जो है तो कह सर ठीक है सर ऐसे ही देख लो सर, साफ साफ देख, साफ साफ दिख रहा है, क्या आई कैप जे कैप के चक्कर में पड़ रहे हो यहां से। अब अगर मैं आपसे एफ नेट पूछूंगा तो आप सीधी सीधी बात बोलोगे सर एफ नेट तो हो गया जीरो।
मैंने कहा कैसे जीरो हो गया भाई साहब एफ नेट जीरो? बोले सर ये हो गया ना जीरो, आप यहां से देख लो सर, ये तो साफ साफ दिख गया हमको, एफ नेट जीरो हो चुका है, ये रहा सर। क्यों? बोले सर ये दोनों कैंसिल आउट और ये वैसे जीरो है और ये दोनों कैंसिल आउट, नेट फोर्स जीरो हो गया। बोले सर नेट फोर्स जीरो तो पढ़ क्यों रहे थे हम? मैंने कहा पढ़ हम इसलिए रहे थे। मैंने कहा क्या? मैंने कहा भाई तू मुझे एक बात बता, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब अगर ये जमीन पे रखा होता, ठीक है सर, तो ठीक है नॉर्मल एमजी कैंसिल आउट हो गया होता, ठीक है सर, ओके ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या हवा में लटका देता, सपोज हवा में ऐसे छोड़ देता किसी प्रकार से, एग्जांपल ग्रेविटी नहीं है, मान ले ग्रेविटी नहीं है, हवा में छोड़ दिया ऐसे ही, ठीक, ग्रेविटी थोड़ी देर के नेग्लेक्ट कर दे, हवा में छोड़ दिया तो एमजी तो लगने सारा, तो नीचे तो नहीं गिरेगा, ठीक, तो नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब हवा में रहेगा फिर ये, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो है। बोले हाँ। मैंने कहा लेकिन एक इसमें बहुत खास बात हमको देखने के लिए मिली। बोले क्या? मैंने कहा अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला वायर, ये वाला वायर पे कितना फोर्स लग रहा है? बोले इस वाले वायर पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, इस वाले वायर पे मेरे भाई अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, और दूसरे वाले वायर पे, बोले दूसरे वाले वायर पे सब बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। मतलब क्या तुझे फील आ रही है? ये अंदर घुसना चाह रहा है, ये बाहर आना चाह रहा है। दैट मींस अगर ये मेरा हाथ थोड़ी देर के स्क्वायर प्लेट मान लूं तो सर ये वाले जो वायर है वो अंदर जाना चाह रहा है, बाहर मतलब ये ऐसे घूमने की कोशिश करना चाह रहा है। चेक करके देख ले, अगर मैं तुम्हें यहां से दिखाऊं, ठीक है, मान के चलो थोड़ी देर के लिए ये हो गया, ये पूरा स्क्वायर प्लेट ये रहा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझ ले इसको, थोड़ा और मैं वैसा कर देता हूं, ये ऐसे ही रहने दे यार, ठीक है, खराब हो जाएगा, ठीक है, यार डंडा नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो सपोज मैं ऐसा बोलूं कि भाई ये है एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है? मैंने कहा ये मान के जो चार रॉड है, ऐसा समझना, चार रॉड है, ये मटेरियल, ये वाला केस, ये वाला केस अलग अलग है, इसमें केवल चार रॉड है, ये एक वायर है केवल, यहां पर बीच में खाली है, ठीक। तो मान के चल एक वायर, दूसरा वायर, तीसरा वायर, चौथा वायर, तो यहां वाला जो वायर है उस पर फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, और इस वाले वायर पर फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। तो अगर मैं सपोज इस एक्सिस का अबाउट देखूं तो क्या ये वाला फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा होगा? बोले हाँ बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं इस एक्सिस का अबाउट देखूं तो क्या तुम्हें फील आ रही है कि ये वाला जो इस वाली वायर पे जो फोर्स लगा है वो अंदर की तरफ लग रहा है और इस पे उधर लग रहा है, तो ये उसको ऐसे घुमाने की कोशिश करना चाह रहे होंगे। दैट मींस ये वाला जो फोर्स है ये आपस में इसको घुमाने की कोशिश कर रहे होंगे। दैट मींस शायद टॉर्क आ रहा हो। मैंने कहा टॉर्क आ रहा हो तो चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि सर हमें बताओ टॉर्क, तो कहेगा सर टॉर्क किसके अबाउट? मैंने कहा किसी के भी अबाउट बता दे, चल एसपी के अबाउट बता दे, अबाउट एसपी लाइन के अबाउट टॉर्क बताओ कितना होगा? तो तुम क्या बोलोगे? बोले सर जी देखो, इस पे फोर्स लगा नहीं, इस पे फोर्स लगा नहीं, इस पे फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, और सब फोर्स अंदर की तरफ, ये वाली डिस्टेंस एल हो गई है, दैट मींस फोर्स हो जाएगा एफ इंटू एल। मैंने कहा वैल्यू बताओ अच्छे से, एफ की वैल्यू क्या थी? बोले एफ की वैल्यू थी आई एल वी इंटू एल। तो कितना आ गया? बोले सर ये आ गया सर आई एल बी, सर ये निकल के आ गया कितना? आई एल स्क्वायर इंटू पी। सर डायरेक्शन भी बता दो, अगर ऐसा इतना है तो डायरेक्शन भी बता दो। मैंने कहा सर डायरेक्शन लिख लेते। तो मान ले ये एक्स एक्सिस है और मान ले वाई एक्सिस है, ठीक, जेड एक्सिस बाहर की तरफ हो जाएगा, ठीक। तो अगर मैं आपसे इस टॉर्क की वैल्यू पूछूं तो टॉर्क क्या होता था भाई साहब? आर क्रॉस एफ। 11वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। तो वेक्टर आर किधर हो गया? सर इस एक्सिस के अबाउट सपोज आप टॉर्क निकालना चाह रहे हो, इस एक्सिस का टॉर्क निकालो, वेक्टर आर हो गया आगे की तरफ आई कैप, फोर्स हो गया अंदर की तरफ माइनस के कैप, अंदर की तरफ माइनस के कैप हो जाएगा। तो आई क्रॉस के होता है माइनस जे, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस जे कैप। दैट मींस इस एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क आया है वो आया है मेरे भाई, सही जा रहे हैं ना, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है भैया, चेक कर ले एक बार। हाँ सर बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो ये टॉर्क किधर आ गया भाई साहब? प्लस जे कैप। मतलब इस एक्सिस का अबाउट टॉर्क आ गया, सीधी सी बात है, ये टॉर्क एक्सिस के अबाउट ही आया है, इसका मतलब इसको घुमाने की कोशिश करेगा। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो ठीक है, आपने ये वाला इस वाले फोर्स का टॉर्क क्यों नहीं लिखा? मैंने कहा भाई ये वाला जो फोर्स है ना वो इसी पीएस वाली लाइन से पास कर गया, ठीक है। अगर ये इसी से पास कर गया तो इसका टॉर्क 0 हो गया। बोले ठीक है सर। बोले तो सर मजे की बात ये सर ये टॉर्क आ गया। मैंने कहा हाँ। बोले सर आपने इसके अबाउट ही क्यों निकाला, एसपी के अबाउट? मान लो मैं आर क्यू के अबाउट निकालता, टॉर्क अबाउट आर क्यू, मैंने इस लाइन के अबाउट निकालता। मैंने कहा तो भैया मान के चल ये एक्सिस होती, ठीक। तू कहता सर ठीक है ये वाले फोर्स का टॉर्क 0 हो जाता, सर इसका टॉर्क आता, मैंने कितना आता? बोले एफ मतलब आई एल बी इंटू एल डिस्टेंस, सेम आ जाता। बोले सर डायरेक्शन बताओ। मैंने कहा दे आर वेक्टर इधर हो जाता, फोर्स बाहर की तरफ हो जाता, मतलब आर वेक्टर में यहां भी माइनस लग जाता, यहां भी माइनस लग जाता, मतलब फिर से जे कैप आता।
आ रही बात समझ में? दैट मीन्स कोई बच्चा का नहीं नहीं सर ये चीज तो समझ में आ गई, आप तो इस एक्सिस का अबाउट बताओ। चलो मैंने कहा किसके, बोले सर इस एक्सिस का अबाउट बताओ, इस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट बताओ टॉर्क कितना होगा। मैंने कहा देख ले भाई साहब, क्या ये वाला फोर्स इसको अंदर इस लूप को अंदर की तरफ फोर्स अंदर की तरफ धकेलना चाह रहा है और ये वाला इसको बाहर की तरफ धकेलना चाह रहा है। दैट मींस ये वाला फोर्स इसको अंदर की तरफ, मतलब समझ रहा है ना, ये वाला टॉर्क उसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये भी टॉर्क इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। दोनों फोर्स के टॉर्क एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि अपोज कर रहे हैं, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, मेरा हाथ है, मैं यहां पर इसको अंदर ले जाऊं, सपोज ये पेन है, मैं एक फोर्स ऐसे लगाऊं कि इस तरीके से लगाऊं और एक फोर्स में इधर लगाऊं, तो ये वाला फोर्स भी इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है और ये वाला फोर्स भी इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सीधा बोलेगा ठीक है सर जी, आप सीधी बात करो, इस फोर्स का टॉर्क कितना हो जाएगा, F इंटू L/2 प्लस इस फोर्स का टॉर्क भी कितना हो जाएगा, F इंटू L/2। और दोनों जोड़ेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, बोले F इंटू L, F की वैल्यू ILB इंटू L, तो ILB स्क्वायर, IL स्क्वायर इंटू P। क्लियर है ये बात? अब तो समझ रहा है, यहां पर हर पॉइंट का अबाउट टॉर्क सेम आ रहा है। बोले सर ऐसा कैसे हो गया, सर चाहे इस एक्सिस का अबाउट निकालो, इस एक्सिस का अबाउट निकालो, इस एक्सिस का अबाउट, सब क्या अबाउट टॉर्क सेम आ रहा है, ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए 11th क्लास में जब हम लोग रोटेशन पढ़ते हैं, 11th क्लास के चैप्टर का जब रोटेशन वाला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था, वहां पर याद करो, मैंने बोला था अगर सिस्टम पर नेट फोर्स 0 होता है तो हर पॉइंट का अबाउट टॉर्क सेम आता है। जिन बच्चों ने बढ़िया तरीके सारी क्लास अटेंड करी है वो समझ गए होंगे। जिन बच्चों का बैकलॉग है तो मैं बोलूंगा इसको याद कर ले और कहीं पे खोपचा बना के लिख ले कि अगर सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम आता है, सेम आता है हर। तो यहां पर भी तू देख ले भाई साहब, हर एक्सिस का अबाउट जो आ रहा है, यहां पर एक्सिस चल रही है तो सबके अबाउट टॉर्क क्या आ गया मेरे भाई, सेम आ गया। तो खैर सर ये सब तो समझ में आ गया, सर मुद्दा बताओ रिजल्ट क्या है। मैंने कहा भाई देख रिजल्ट ये है, अब तक हम लोग ये बोल रहे थे करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस पर लगेगा फोर्स IL क्रॉस B। अब हम एक अगले सेंटेंस पे पहुंचे हैं कि अगर करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस पर लगेगा टॉर्क। समझ में आ गई बात? जैसे आपने दो लाइन याद रखी थी ना, कौन सी दो लाइन, Q चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंक के मारो तो उस पर फोर्स लगेगा F बराबर QB क्रॉस B, पहली लाइन। दूसरी लाइन, सर करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उस पर लगेगा फोर्स F बराबर IL क्रॉस B। उसी प्रकार से तीसरी लाइन तेरी ये कहती है कि अगर मैं करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूंगा तो उस पर लगेगा टॉर्क। बोले कितना लगेगा टॉर्क, मैंने कहा इतना लगेगा टॉर्क। क्या मैं ये बोल दूं कि सर ये M है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता था सर करंट इनटू एरिया, सर ये तो एल, हाँ सर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो गया। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है सर, ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट इनटू बी। बोले हाँ सर सही कह रहे हो सर एम इंटू बी जे कैप हो गया सर। बोले ये बात तो बहुत ही बढ़िया बताई आपने। तो काफी बच्चे सोच रहे होंगे अब तक सर मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ क्यों रहे हैं, अब उनको धीरे धीरे फील आना स्टार्ट हो जाएगी कि मैग्नेटिक फील्ड इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चेक करके देख ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, तो दैट मीन मैं सीधा एक फॉर्मूला यहां से लिख सकता हूं, रिजल्ट लिख सकता हूं कि टॉर्क बराबर आ गया M क्रॉस P। खत्म कहानी। बोले सर ये कैसे हो गया, मैंने कहा देखिए ऐसा हो गया था, M क्रॉस B का मतलब MB साइन थीटा। अगर मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछता इस वायर का, ये लूप का, तो बाहर की तरफ बोलता। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, इसको फिर से दिखा देता हूं मैं यहां पे। मैंने कहा भाई एक बात बता, ये सपोज कोई भी लूप है जो मैंने थोड़ी देर पहले लिया था, ठीक है सर, इसमें करंट कैसे माना था मैंने, सर ऐसे माना था। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इसका M बता क्या होगा, अगर ये स्क्वायर है तो बोलेगा सर मैग्नेटिक मोमेंट सर I इंटू एरिया। मैंने कहा डायरेक्शन बताओ, बोले राइट हैंड थंब रूल से बाहर की तरफ K कैप। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। सपोज मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड P के अंदर रख दिया, ये रही P, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया इसको, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, बोले सर मैग्नेटिक फील्ड होगी B I कैप। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भैया किसी मैग्नेटिक मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, किसी मैग्नेटिक मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, या किसी लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, या किसी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तीनों बातें जो मैंने बोली उसका एक ही मतलब है, ठीक है, कि लूप को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया तो उस पर लगेगा टॉर्क। बोले टॉर्क कितना होता है, मैंने कहा M क्रॉस B। यकीन नहीं आता, चेक कर ले, सर M क्रॉस B का मतलब क्या हो गया, मैंने कहा भैया M क्रॉस B का मतलब हो गया M इंटू B साइन थीटा। थीटा मतलब समझ जा, एंगल जो भी है M और B के बीच का एंगल इंटू डायरेक्शन, ठीक। तो ध्यान से देख, ठीक है सर M क्या है, मैंने कहा I इंटू L स्क्वायर K कैप का क्रॉस प्रोडक्ट। B क्या है, BI कैप। कितना आ गया, I इंटू L स्क्वायर इंटू B
K क्रॉस I इज J कैप। तो IL स्क्वायर बी, यही तो आया था हमारा, IL स्क्वायर बी J कैप, IL स्क्वायर बी J कैप। समझ मारी बात? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने इसको M क्रॉस बी कैसे लिख दिया? ऐसे लिख दिया M क्रॉस बी। क्लियर है? तो यहां से हमें एक बढ़िया बात पता चली मेरे भाई कि अगर किसी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे तो उस पे लगेगा टॉर्क, और टॉर्क की वैल्यू जो आएगी, टॉर्क बराबर होगा M क्रॉस बी। खत्म। आ रही बात समझ में? और इसके बाद आपके पुराने जितने भी सवाल थे रोटेशन मोशन के, वो सवाल यहां पर बनाए जा सकते हैं, जो हम थोड़ी बहुत देर में देखेंगे। और ये कहानी पता है, अगर तू रिलेट कर पा रहा हो तो ये कहानी तेरी बिल्कुल ऐसी चली जैसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थी। दिखाऊं? देख ऐसे, ध्यान से देखना। सर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर तू रिलेट कर पाए, जिन बच्चों ने पढ़ा है वो रिलेट कर लेंगे, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो पढ़ो बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है सर, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वहां पर, मैंने कहा बिल्कुल पढ़ा था। और यहां हमने क्या नाम रखा है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो सर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन किया था? मैंने कहा वहां किया था भाई साहब, अगर दो चार्ज Q और माइनस Q L डिस्टेंस दूरी पर है तो वहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया था। डाइपोल मोमेंट यार, जो डाइपोल होता था वही तो था Q इंटू L। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ठीक। तो खैर पूरा पढ़ने की बजाय हम केवल काम की बात पढ़ते हैं। बोले क्या क्या देखा था हम लोगों ने? मैंने कहा भाई हमने देखा था डाइपोल मोमेंट को हम लोग दिखाया करते थे P से। हाँ सर, और अगर किसी डाइपोल मोमेंट को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा था, याद है? अगर किसी डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते थे तो उस पर लगता था टॉर्क, और टॉर्क बराबर क्या होता था सब? P क्रॉस E। याद करो, डाइपोल को ऐसे नचाया भी था, उसका टाइम पीरियड भी निकाला था, और उसका टाइम पीरियड जब हमने निकाला था तो वहां पे टाइम पीरियड कितना आया था? T बराबर 2 पाई अंडर रूट I अपॉन PE। चेक करके देखो, नोट्स में सब लिखा रखा है। तो वहां और ये अंतर क्या है? बोले अंतर ये है सर, वहां होता था डाइपोल मोमेंट P, तो यहां कौन है? M। यहां मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, वहां हुआ करती थी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां कौन है? यहां मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। वहां हुआ करता था टॉर्क बराबर P क्रॉस E, तो यहां टॉर्क बराबर क्या आ गया सब? P की जगह M क्रॉस P। अब समझ में आया? अब जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको तो मजा आ गया होगा, जिन बच्चों के बैकलॉग नहीं है, ठीक है, वो समझ आ रहे हैं सर ये तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहां अगर कोई कहता था कि सर ये तो सपोज मैं ऐसा बोलूं कि डाइपोल शुरू में याद है ना, इस टाइप के सवाल हम लोगों ने किए थे क्वेश्चन। बोले सर मान लो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने कहा हाँ भाई साहब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सर हमने काम किया इधर डाइपोल मोमेंट रखा P, डाइपोल इधर ही रखा है, ठीक है। तो जैसे हम इधर डाइपोल रखते थे तो सर यहां पर हम लोग बोलते थे फोर्स होता था 0। मैंने कहा हाँ भैया, फिर हमने क्या किया? इसको स्मॉल रोटेट किया, स्मॉल एंगल रोटेट किया, एंड रिलीज। जिसको P इधर था, मैंने इसको थोड़ा सा इधर थीटा रोटेट किया, फिर छोड़ दिया, तो फिर ऐसा ऑसिलेशन कर रहा था। उसका टाइम पीरियड कितना आता था? बोले T बराबर 2 पाई अंडर रूट ये आता था। सर समझ में आ रही बात? क्लियर है? कैसे आता था अभी थोड़ी देर में और इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि और अच्छे से याद आ जाए आपको। बोलो हाँ सर याद आ रहा है। मैंने कहा उसी प्रकार से पता यहां पे क्या फॉर्मूला होना चाहिए? यहां पे अगर मैं किसी लूप को थोड़ा सा मैं डिस्प्लेस करके छोड़ दूंगा तो वही अगर पैटर्न पकड़ लूं तो सर वही तो होगा, T बराबर 2 पाई अंडर रूट आई तो आई रहेगा, आई बटे P की जगह क्या आ जाएगा सर? P की जगह कौन आ जाएगा सर? P की जगह आ जाएगा M, और E की जगह B, आई अपॉन एम बी। समझ मारी? सर यहां पर हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन करी थी, याद करो, वो हुआ करता था माइनस P डॉट E। तो उसी प्रकार से यहां पर अगर आपसे पूछा जाएगा तो यहां पर क्या बोल दोगे? माइनस M डॉट B। याद आ रहा है? बोले हाँ सर याद आ रहा है, पुरानी बातें हैं सर, ये तो सर याद आ ही गया होगा तुम्हें। ठीक है सर जी। अभी इसमें एक चीज और याद कर, वहां हमने स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी पढ़ा था, ठीक है। हमने बोला था क्या? बोले सर थीटा बराबर अगर 0 होगा तो फोर्स 0 होगा, टॉर्क 0 होगा, ठीक। जैसे थीटा बराबर 0 पुट करोगे यू आएगा तुम्हारा क्या? मिनिमम। और इसको बोला करते थे हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम, याद करो।
ठीक, नोट चेक करो, सब वहां पर लिख रखा है। और थीटा बराबर 180 डिग्री हुआ तो फोर्स होता था 0, टॉर्क भी होता था 0, यू आएगा तेरा मैक्सिमम, क्योंकि जैसे ही यहां पर थीटा की वैल्यू 180 पुट करेगा तो भाई साहब ये क्या बन जाएगा, पी कॉस 180, कॉस 180 माइनस होता है -1 प्लस 1, तो यू की वैल्यू आ जाएगी पीई, जो कि मैक्सिमम आएगी। और अगर पोटेंशियल मैक्सिमम होती तो उसको हम लोगों ने बोला था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? बिल्कुल उसी प्रकार आप यहां पर भी गेम खेल सकते हो। बोले यस सर, क्या? बोले थीटा बराबर 0, अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी तो सर फोर्स तो 0 है ही, फोर्स में तो कोई पंगा ही नहीं है, फोर्स तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रखा है, फोर्स तो 0 है ही। यहां पर मैं यहां पर लिख देता हूं ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है सर जी, ओके, दैट मींस आप सीधा बोलोगे फोर्स तो 0 है ही, और सर टॉर्क भी 0 है। टॉर्क क्यों 0 है सर? टॉर्क बराबर सर टॉर्क चल रहा है सर एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0 तो टॉर्क 0 हो जाएगा। तो सर टॉर्क 0 हो गया तो सर ठीक है, तो सर यहां पर हम ये भी बोल सकते हैं पोटेंशियल जी क्या हो जाएगी सर माइनस एम डॉट मींस एम बी कॉस थीटा। आप समझ रहे हो ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस एम बी कॉस थीटा। दैट मींस सर थीटा की वैल्यू आप जैसे 0 पुट करोगे यू की वैल्यू आ जाएगी -1, तो यहां पे यू आ जाएगा मिनिमम। बात समझ मारिए। और ये अगर हो गया तो इसका मतलब ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दैट मींस अगले केस में अगर कोई बोले थीटा बराबर 180 डिग्री है तो भी फोर्स 0 होगा, और टॉर्क 0 है तो थीटा बराबर 180 तो टॉर्क भी 0 होगा, और यू तुम्हारा हो जाएगा मैक्सिमम। इसको बोल देंगे हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब वही पुरानी चीज चल रही है, बस अंतर इतना है कि वहां पर होता था P, यहां पर होता है M, वहां पर होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर होती है मैग्नेटिक फील्ड। वहां पर लगता था टॉर्क, सर वहां डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो उसमें टॉर्क लगता था P क्रॉस E। तो यहां समझ गया ना मैग्नेटिक मोमेंट, समझ गया ना, मैग्नेटिक डाइपोल को अगर अपन रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर लगेगा टॉर्क M क्रॉस P। क्लियर है? तो पहले तो एक काम कर, पहले तो ये सारी चीज लिख, उसके बाद फिर मैं जो है इसको जो है और हम लोग अलग तरीके से देखते हैं। जल्दी लिखो, स्क्रीन पॉज नोट करो, स्क्रीन पॉज नोट करो, स्क्रीन पॉज जल्दी से नोट करो, फटाक से, जल्दी से, मिनट से पहले। हाँ भैया लिख लिया? चलो थोड़ा सा एक काम करते हैं, क्योंकि आई नो वैसे तो आप लोगों को याद होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए हो, ठीक है, या कुछ बच्चों का बैकलॉग हो, तो मैं एक बार छोटा सा 5 मिनट में क्विक रिवीजन करा देता हूं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। उससे पहले एक सवाल देख लेते हैं, ठीक है? तो बोले सवाल ये है सिंपल, मैं मुझे बस यहां पर ये चाहिए कि सर ये बताओ अगर करंट कैरिंग लूप है, मैंने कहा आर, बोले इससे फोर्स कितना लगेगा? मैंने कहा फोर्स बाई 0 लगेगा। क्लियर है? क्यों? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये सवाल हम लोग पहले भी देख चुके हैं। बोले सर फोर्स 0, सर टॉर्क बताओ, टॉर्क कितना होगा? मैंने कहा यार टॉर्क बराबर होता है m क्रॉस p। बोले हाँ सर। मैंने कहा m वेक्टर किधर है? बोले बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बोले बाहर की तरफ। तो टॉर्क भी कितना हो जाएगा? बोले बाहर की तरफ। तो टॉर्क यहां पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है सर जी, टॉर्क 0 आ गया, ये बात समझ में आ गई। बोले सर ये भी बता दो स्टेबल है या अनस्टेबल है? मैंने कहा याद करो, पहले हम लोग बोला करते थे कि थीटा 0 होता था तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता था, थीटा 180 पर अनस्टेबल। तो सेम कहानी यहां पर हो जाएगी। ये चेक कर हुआ था थीटा किधर है? बोले सर मैग्नेटिक मोमेंट भी बाहर है और बी भी बाहर है, दोनों बाहर है, इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करूंगा, ठीक है, तो भाई साहब एकदम टॉर्क आ जाएगा। ठीक, सपोज मैं इसको धागे से लटका दूं हवा में, ऐसे धागे से लटका दूं हवा में, तो अभी तो नेट टॉर्क 0 इक्विलिब्रियम पर है। मैं इसको थोड़ा, सॉरी, वापस घूम नहीं जाएगा, वापस अपने पाथ को, अपनी पुरानी जगह को रिटेन करने की कोशिश करेगा। सॉरी मैंने तो उल्टा बोल दिया, मैं कट नहीं लगाना चाहता हूं, मैं ऐसे समझ, ठीक, कि सर स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता था? बोले सर अगर आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, अगर वो अपनी पुरानी पोजीशन की तरफ वापस आना चाहता है, को स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते थे, और अगर भाग गया तो इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। उसी प्रकार घूमने के केस में बोलते थे कि सर अगर मैं सपोज एक लूप है, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं, छोड़ू, तो अगर वो पुरानी इनिशियल स्टेट में वापस आने की कोशिश कर रहा है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और मान लो मैंने थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस छोड़ दिया, पूरा घूम गया, तो इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्लियर है? ये सब चीजें हम लोग पहले कई बार देख चुके हैं। तो यहां पर सर सीधा बोलो ना थीटा कितना है? मैंने कहा भाई थीटा 0 है, यहीं से उठाओ, थीटा बराबर 0, तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा? यहां पर 0 तो है ही और स्टेबल इक्विलिब्रियम है। बोले यहां बताओ। मैंने कहा भाई देख यहां कहानी ये है, फोर्स तो यहां भी 0 है। क्यों? मैंने कहा देख भाई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, उठपटांग वायर है, इनिशियल फाइनल पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर गए हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सर टॉर्क बताओ। मैंने कहा टॉर्क में मैग्नेटिक मोमेंट भी बाहर, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर, दैट मींस थीटा बराबर 0, टॉर्क भी 0 हो जाएगा। थीटा 0 है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्लियर है? ठीक है सर यहां बताओ। मैंने कहा यहां यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैं यहां लिख देता हूं यूनिफॉर्म
वैसे सब जगह लिख लेना आप यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, तो आप सीधा बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उटपटांग वायर है, तो फोर्स तो हो जाएगा 0। ठीक है सर, यहां टॉर्क 0 होगा। मैंने कहा यहां टॉर्क 0 नहीं होगा भाई, यहां 0 नहीं होगा। बोले क्यों नहीं 0 होगा? मैंने कहा भाई इसमें एम चेक कर, मैग्नेटिक मोमेंट किधर है? बोले L² है बाहर की तरफ, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बोले मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट कह ले सपोज इसको, बी नॉट आई कैप। तो सर यहां पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, ठीक है। यहां थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई है, तो एम क्रॉस भी आप देखोगे तो टॉर्क जो है वो एम क्रॉस भी होता है, जो कि नॉन जीरो आएगा, एम बी साइन थीटा। और कितना आएगा ये थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चेक किया, यहां पर प्रॉपर ये वही तो सवाल है जो हम लोगों ने पूरा चेक किया था। यहां पे टॉर्क इतना आ रहा था, IL² इंटू बी। क्लियर है? ओके चल भाई साहब, आई होप ये छोटे छोटे सवाल हैं, बेसिक फंडामेंटल क्लियर करने के लिए आप समझ गए होंगे कैसे नेट फोर्स 0 हो रहा है, कैसे नेट टॉर्क 0 हो रहा है और कैसे नेट टॉर्क 0 नहीं हो रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा पुराना रिवीजन करा देता हूं ताकि थोड़ी सी आपकी स्पीड यहां पर मेंटेन हो जाए। ये पुरानी चीज थी। क्या पुरानी चीज ये थी? याद करो, मैं आपसे बोलूं भैया इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है और डायपोल भी आगे की तरफ है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट में यहां पर उठा रहा हूं। याद करो डायपोल मोमेंट पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक। तो सर यहां पर एक छोटा सा डायपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ है। मैंने कहा ठीक है, तो सर यहां थीटा कितना है? मैंने कहा भाई थीटा 0 है। बोले सर टॉर्क बराबर क्या पढ़ा था हम लोगों ने? मैंने कहा भाई टॉर्क तो P क्रॉस ही पढ़ा था। बोले ठीक है सर, सब P भी आ गए E भी आ गए, दोनों के बीच का एंगल थीटा 0, इसका मतलब टॉर्क हो गया 0। मैंने कहा ठीक है, सब फोर्स तो वैसे ही 0 था, किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते थे तो उससे फोर्स 0 हुआ करता था। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो अगर इस डायपोल को मैंने सपोज थोड़ा सा रोटेट किया, ध्यान से देखना, ऐसे रोटेट किया और छोड़ दिया, ठीक है, जैसे मैंने इसको रोटेट किया तो क्या मैं ऐसा बोल दूं इस पे टॉर्क लगेगा P क्रॉस E, दैट इज PE साइन थीटा। याद करो, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं कि अगर सपोज आपने किसी डायपोल को, इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, उस पर टॉर्क लगता था P क्रॉस E और वो चाहता था इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आना। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होता था तब उसको स्टेबल बोला करते थे। इसका मतलब जैसे आप इसको छोड़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आना चाहता है, और जैसे आप छोड़ोगे ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आना चाहेगा, तो कौन इसको उसकी तरफ लाना चाहता है? टॉर्क। इसमें टॉर्क लगा था, ठीक है। याद करो ऐसे ऐसे, सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, सर आपने अगर ऐसे डायपोल को थीटा घुमा दिया ना, ये हो गया नेगेटिव चार्ज और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि डायपोल का मतलब क्या होता था? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एट ए सेपरेशन ऑफ L। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो आगे है, तो इस पे फोर्स लगेगा Q इंटू E आगे, और उस पे फोर्स लगेगा Q इंटू E पीछे। तो सर किसी भी पॉइंट का अबाउट पकड़ लो, चाहो तो इस O पॉइंट के, O इसके अबाउट पकड़ लो या इसके अबाउट पकड़ लो। अगर इसके अबाउट पकड़ोगे तो इसका टॉर्क हो गया 0 और इसका टॉर्क हो जाता था कितना? QE फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर इनके बीच की सेपरेशन L है और ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी सर ये वाली, सर L साइन थीटा, ठीक। Q इंटू E क्या था? फोर्स था, F L साइन थीटा, ये वही बन गया R क्रॉस F। मतलब सिंपल सी वही पुरानी कहानी आ गई है। ऐसा समझ Q इंटू E, ये समझे Q इंटू E क्या था? Q इंटू L, Q इंटू L क्या था? डायपोल मोमेंट। तो PE, ये P बन गया इंटू E साइन थीटा, PE साइन थीटा बिकम P क्रॉस C। ये वही चीज है जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखे हैं। प्लीज डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं पूरा का पूरा यहां पे समझाऊं आपको, उतना समय नहीं है हमारे पास। पुराना लेक्चर जाके देखो अगर किसी बच्चे को भी बिल्कुल नहीं आता है तो, ठीक। तो सर ये लग गया टॉर्क। मैंने कहा ठीक है। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि फॉर स्मॉल ऑसिलेशन या फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मैंने कितना स्मॉल? बोले जितना साइन थीटा की वैल्यू थीटा रख सके। वैसे तो साइन थीटा बराबर थीटा 30 डिग्री तक चल जाता है, लेकिन 2 4 5 6 7 8 10 डिग्री तक की कहानी बहुत अच्छी कहलाई जाती है। तो दैट मींस साइन थीटा बराबर थीटा लिखो तो टॉर्क बराबर आ जाएगा PE इंटू थीटा। सर आपने इसको एंटी, ध्यान से देखना, आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेस किया तो टॉर्क क्लॉकवाइज लगा, क्योंकि वो टॉर्क चाहेगा इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लाना। मैंने कहा ठीक है, तो आप चाहो तो मैथमेटिकली आप प्रॉपर तरीके से माइनस से लगा सकते हो, कोई नहीं रोक रहा आपको। अगर ये क्लॉकवाइज है तो टॉर्क अगर 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 थीटा एंटी क्लॉकवाइज है तो टॉर्क क्लॉकवाइज है, प्रॉपर डायरेक्शन के साथ मैंने यहां पे माइनस लगा दिया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? साफ साफ दिख रहा है ये क्या कर रहा है? SHM नहीं, एंगुलर SHM, ये एंगुलर SHM कर रहा है, ठीक। ठीक है सर जी, क्योंकि भाई साहब साफ साफ अब तू ऐसे समझ ले भैया एंगुलर SHM काहे कर रहा है सर? मैंने कहा मान ले प्लस था और ये माइनस था, ये डायपोल था, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो इस पे इधर फोर्स लगा था Q इंटू E, पीछे फोर्स लगा था सर Q इंटू E। बोले सर ये वाला एंगल थीटा था, तो अगर मैं यहां पर ये एंगल थीटा, इस थीटा को मान लू ये थीटा, तो ये भी थीटा, Q इधर है तो इधर लगेगा QE cos थीटा और इधर लगेगा QE साइन थीटा। ले एक बार फिर से देख ले। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं बात करूं या इस पॉइंट के अबाउट तू बात करे, जिसके अबाउट तेरा मन करे उसका अबाउट सीख ले। चल अभी के लिए इस पॉइंट का अबाउट पकड़ लेता हूं। QE का टॉर्क 0 हो गया,
क्यू ई कॉस थीटा का टॉर्क भी जीरो हो गया क्योंकि वाला फोर्स इससे पास कर गया। क्यू ई साइन थीटा इसके अबाउट इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है सर जी, ओके। तो टॉर्क लगा सर, यहां से तो हमें साफ साफ पता चल गया सर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा जा रहा है। मैंने कहा बिल्कुल। बोले तो सर ये एंगुलर एसएचएम करेगा, और अगर एंगुलर एसएचएम करेगा तो सर हम लिख सकते हैं सर टॉर्क बराबर, अगर मैं थोड़ी देर के लिए बोल दूं ये के है इंटू थीटा। ठीक, तो जैसे एफ बराबर के एक्स में टाइम पीरियड आता था, एफ बराबर के एक्स कभी हुआ करता था, तो हम लोग देखा करते थे सब फोर्स बराबर माइनस के एक्स अगर एसएचएम में आता था तो टाइम पीरियड होता था टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ये लीनियर एसएचएम की कहानी थी। तो यहां पर एंगुलर एसएचएम की कहानी के लिए हम लिखा करते थे टी बराबर 2 पाई अंडर रूट, वहां मास होता था तो यहां होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बटे के की जगह यहां आ जाएगा पी इंटू ए। यही बात मैंने यहां पर लिखी थी आई अपॉन पी की, यहां पर आई अपॉन पी। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर जी, ओके। और यहां से फिर हम लोगों ने रिजल्ट निकाला था, जो सीधा रिजल्ट में यहां पे लिख देता हूं। बोले सर हमने वहां पर ये रिजल्ट निकाला था कि अगर 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 पी और ई आपस में पैरेलल होंगे, पी और ई आपस में अगर पैरेलल होंगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। दैट मींस ऐसा समझो पी भी इधर है और ई भी इधर है, तो दैट मींस हम बोल सकते हैं, तो यहां पर इसको बोला करते थे स्टेबल इक्विलिब्रियम। बिल्कुल उसी प्रकार आप यहां पर भी बोल सकते हो कि एम और बी अगर दोनों पैरेलल होंगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अभी इस पे भी सवाल करेंगे हम लोग। ठीक, उसी प्रकार से अगर पी और ई एंटी पैरेलल है, पी मान लो आगे है और इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलो पीछे है, या इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है पी पीछे है, तो अगर ये एंटी पैरेलल हो जाते तो इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते थे। थीटा बराबर 180 डिग्री, यहां भी टॉर्क जीरो, यहां भी टॉर्क जीरो, यहां भी फोर्स जीरो, यहां भी फोर्स जीरो। यहां पर अंतर इतना है कि अगर इस पी को थोड़ा सा भी मैं रुक 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 इलेक्ट्रिक फील्ड आगे ही मान लेते हैं। सारे सवालों मैंने आगे इलेक्ट्रिक फील्ड मांगी थी ना, अभी भी आगे मान लेते हैं। तो अगर यहां के सवाल में मैं पी को थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करूंगा, थोड़ा सा ऐसे, तो फिर टॉर्क ऐसा लगेगा, इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है सर। तो यहां पे आई विश आपको समझ में आना चाहिए कि पहले पी इधर था, जैसे मैंने तो थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस किया तो टॉर्क लगा तो वो उसको घुमाएगा और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने की कोशिश करेगा। तो हमने एक सवाल ऐसा भी देखा था, एक सवाल और देख ले, रुक जा मजे मजे में। बोले कौन सा? बोले मान लो इधर है सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड, और मान लो इधर है डाइपोल, ठीक है, और ये एंगल सपोज 37 है, थोड़ी देर के लिए मान लो 37 है, ठीक है। मैंने इसको यहां से ड्रॉप कर दिया, ठीक है, ड्रॉप कर दिया। आपने सवाल क्लास में किया था, बोले ड्रॉप कर दिया तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने की कोशिश करेगा। तो एक मोमेंट तो ऐसा आएगा जब ये डाइपोल जो है सीधा का सीधा जो होगा ये इस दिशा पे आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में आ जाएगा, और जब ये आ जाएगा तो हमको बताओ इसका ओमेगा कितना होगा। याद करो, सवाल भी हम लोगों ने देखा था। क्लियर है? ठीक है सर जी। तो ऐसे सवालों में हमने उड़ता पंछी वाला कंसेप्ट लगाया था। बोले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप किया है 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट ई, पीई कॉस थीटा, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि फिक्स एक्सिस रोटेशन मोशन कर रहा है, ठीक है। आई हाफ सर आई वो खुद बताएगा, क्वेश्चन वाला खुद बताता था, ठीक है। प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, सब पी भी आ गए, ई भी आ गए, तो माइनस पीई कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर? 0 हो जाएगी। सर ये कैसे लिख दिया? मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने पहले डिफाइन करी थी, वहां पर देखा था माइनस पी डॉट ई आता है, दैट मींस माइनस पीई कॉस थीटा आता था। आई होप सारी चीजें रिवाइज हो गई होंगी आपकी। सॉल्व करके हम लोग वहां पर ओमेगा निकाल लिया करते थे। वहां पर फिर हम लोग ये भी निकालते थे कि अगर किसी डाइपोल ने θ1 एंगल बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो θ1 से θ2 एंगल करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। याद आ रहा है? तो वहां पर आता था माइनस पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, इतना एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा उसको होले होले वहां तक ले जाने के लिए। माइनस पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, आप चेक कर लीजिएगा नोट्स में, या किस किस किताबों में ऐसा भी लिखा होता है पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, दोनों का मतलब एक ही है। मैंने शायद क्लास में यही लिखाया था आपको, माइनस पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, दिस इज अ एक्सटर्नल वर्क डन रिक्वायर्ड टू रोटेट a dipole from θ1 to θ2 with the electric field। क्लियर है? चल जल्दी से पहले इसको नोट कर ले, फिर हम लोग इस पर आगे चलते हैं, ठीक है। ये नोट कर ले जल्दी से। अब तू समझ दे, जैसे मैंने यहां बोला ना यहाँ पे कि भाई थीटा बराबर 0 तो स्टेबल हो गया, थीटा बराबर अनस्टेबल। अब सेम कहानी तो यहां पे लगा दे भाई। यहां बता मैग्नेटिक मोमेंट किधर है? बाहर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर। थीटा कितना हो गया? 0, स्टेबल। मैंने कहा यहां बता सब मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर। मैग्नेटिक मोमेंट भी किधर है? बाहर। थीटा बराबर क्या हो गया? स्टेबल। उसी प्रकार से मैं एक सवाल ऐसा दे दूं, ठीक, मैं कह दूं भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड तो है अंदर, ठीक, और करंट फ्लो कर रहा है ऐसे,
तो यहां पे थीटा 180 हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये। अब प्लीज ये मत समझना, कुछ बच्चे सोचते हैं बोले सर ये सवाल गलत है। मैंने कहा क्यों गलत है सवाल? ध्यान से सुनना मेरी बात, ये भी कुछ बच्चों को डाउट आता है, तुम्हारी क्लास में जरूर डाउट आया होगा, जिनको आया होगा जरूर कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप करना। बोले सर ये गलत है। मैंने कहा क्यों गलत है? बोले सर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर होगी ना, आप अंदर कैसे दिखा रहे हो? वो अलग ही लेवल पे खेल जाते हैं वो बच्चे। अरे मेरे भाई सवाल ये नहीं है कि इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, हमको पता है, हम ये चीज निकाल चुके हैं लेक्चर के स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, कि इसकी वजह से, ध्यान से देखना, ये जो लूप है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी, हमें पता है, हम निकाल भी चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड को। हरी बात समझ में, वो हम निकाल चुके हैं। तो सर फिर यहां पे क्या है? मैंने कहा मेरे भाई यहां पे ये है कि अगर मैं इस लूप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूं, ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो मैंने बाहर से लगा रखी है। लूप है, करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग लूप में लेके चलाओ, मैंने ऐसी जगह रख दिया जहां पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड मौजूद थी, ये वो वाली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। समझ रही बात? इसलिए आर्टिकल का नाम ही यही है, चेक करके देख ले, बोले करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। ये नहीं है, कुछ बच्चे यहां सोचे हैं सर ये क्या कर रहे हो, सर गलत करा दे। बोले क्यों? बोले सर इस वायर की वजह से तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी, सर इसकी वजह से बाहर, इसकी वजह से बाहर, सर इसकी वजह से सब मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर होगी, आप तो उधर दिखा रहे हो। मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कहां कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, जो मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ है, ये दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज नॉट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड बाय दिस। हां, अगर तुझसे सवाल पूछा जाता, तुझसे कहता सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितनी होगी, तब फिर आपको दोनों का रिजल्टेंट देना पड़ता। दोनों का मतलब एक तो लूप की वजह से आती बाहर की तरफ, जो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, एक की वजह से निकालो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, वो बाहर की तरफ आती, और एक आप लगाए बैठे हो आगे की तरफ। तो इसका मतलब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड भी दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर सवाल पूछता तो वो सवाल तेरा टॉर्क वॉर्क का नहीं होता, सवाल तेरा कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का होता। ठीक है, चल खैर आगे बढ़ते हैं। तो अब एक काम कर भैया, जल्दी से तू इस चीज को नोट कर, फटाक से स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर, इसको भी नोट कर ले, लेकिन पुरानी बातें जल्दी नोट कर ले। कर लिया? ठीक है सर जी, कर लिया। तो इसी तर्ज पर अब आओ यहां पे सवाल करते हैं एक क्वेश्चन। बोले क्या है? मैंने कहा देख सवाल है, ये एक लूप है, स्क्वायर लूप है, मैंने इसको यहां पे लटका दिया है ऐसे। ठीक है सर जी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड मैंने बोल दिया बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड क्लियर है? ठीक है सर, मैंने करंट फ्लो कर दिया ऐसा आई, स्क्वायर लूप। अब मैंने हवा में लटका दिया इसको, ठीक है, बिल्कुल एकदम स्क्वायर लूप ऐसा हवा में लटका हुआ है, और मैंने बोल दिया भाई साहब आओ शुरू करते हैं। सर स्क्वायर लूप किससे बना है? मैंने कहा मास m, लेंथ l, ईच वायर, मतलब हर एक वायर का, इस वायर का मास m है, इसका भी m है, इसका भी m है, इसका भी m है, हर एक वायर का मतलब समझ रहा है ना, ईच लेंथ, ईच वायर लेंथ, समझ गया ना? इसका मतलब 4m इज द टोटल मास। ले, कोई कंफ्यूजन में छोड़ना ही नहीं चाहता। ठीक है, सवाल की लैंग्वेज कुछ इस प्रकार की गिवन होगी, मैं यहां पे बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए कि देयर वी हैव 4 रॉड और 4 वायर, ईच ऑफ मास m एंड लेंथ l in a form of square having current passing through them is I, कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। नाउ इट इज सस्पेंडेड विद सीलिंग विद ए वायर, एक वायर से सस्पेंड कर दिया एज शोन इन द डायग्राम। इस तरह की कहानी तुम्हारे सामने प्रेजेंट की जाएगी, क्लियर है? और जब हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन रखेंगे तो वहां पे लैंग्वेज के लिए प्रॉब्लम के बहुत सारे सवाल वहां भी करेंगे। ठीक, चलो ठीक है सर। तो ऐसा सवाल दिया होता फाइंड, बोले ठीक है फाइंड, पहला सवाल सर एफ नेट बताओ कितना होगा, नेट फोर्स। क्या सर जी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है? मैंने कहा हाँ। बोले नेट फोर्स तो 0 हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ने कोई फोर्स नहीं लगाया, नीचे अगर mg लग रही होती तो ऊपर लग गई भाई साहब टेंशन, कैंसिल आउट हो गया, एफ नेट तो हो गया 0। दूसरा सर टॉर्क नेट बताओ बाई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई साहब, सर टॉर्क नेट बाई मैग्नेटिक फील्ड, सर टॉर्क नेट बाई मैग्नेटिक फील्ड। कहा हाँ। बोले सर बी की तरह, मैंने कहा बी बाहर है, मैग्नेटिक मोमेंट की तरह, बोले बाहर है, वो भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोले ठीक है सर। सर आप मैग्नेटिक फील्ड को लिख रहे हो, आप वो mg वो, अबे मैं अभी पहले ये तो पूछ लूं, ठीक है, उसके बाद अब अगर मैं पूछूं mg का टॉर्क बता,
तो तू कहेगा सर अच्छा ये तो बताओ किसके अबाउट, ये इसी एक्सिस के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट। तो एमजी का टॉर्क भी जीरो हो जाएगा इसी एक्सिस के अबाउट, और टेंशन का टॉर्क भी जीरो हो जाएगा इसी एक्सिस के अबाउट, क्योंकि टेंशन भी इससे पास कर गई है। क्लियर है? ठीक है, तो नेट टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, चाहे तो ये भी नेट टॉर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पे। अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। इफ लूप इज रोटेटेड बाई स्मॉल एंगल थीटा एंड रिलीज, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। मतलब लूप को मैंने थोड़ा सा रोटेट किया, अभी ऐसे है उसको थोड़ा रोटेट करके छोड़ दिया, मैंने कहा अब बता। तो अगर आप रिलेट कर पाओ तो जैसे कंसेप्ट हमने यहां पढ़ा था यहां पर कि डायपोल मोमेंट का थोड़ा सा डिस्प्लेस का छोड़ दिया, तो ऐसे 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 वो ऑसिलेशन कर रहा था। बिल्कुल उसी प्रकार यहां पर भी एक कहानी है, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड, ये समझ घड़ी है, हाँ अलग कलर की, ठीक है, इधर घड़ी है, मतलब घड़ी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट है इस तरफ। मैंने इस लूप को थोड़ा सा घुमाया, टपाश, ध्यान से सुनना, जैसे मैंने लूप को थोड़ा सा घुमाया, थोड़ा सा, अभी ऐसे था, मैंने सब उसको ऐसे घुमाया, तो जो एरिया वेक्टर पहले इधर था वो एरिया वेक्टर इधर चला गया होगा। ठीक है, तो एम इधर, बी इधर, टॉर्क लगेगा, एम किधर आना चाहेगा, बी की तरफ आना चाहेगा, इसका मतलब ये घूमेगा, ट्विंग 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 ट्विंग, ऐसे क्या होगा, ऐसा ऑसिलेशन होगा। ये तो मैं एरिया वेक्टर दिखा रहा हूं, लूप तो ऐसा ऑसिलेट करेगा, पहले ऐसे था, हाथ, सपोज मेरा हाथ लूप है, ऐसे था, तूने इसको ऐसे रोटेट किया, थीटा, छोड़ दे, टुई 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 टुई, मतलब यहां से समझ, इससे समझ ले, ये ऐसे लटका हुआ था, हाँ सर ऐसे लटका हुआ था इस प्रकार से, अब इक्विलिब्रियम पर है, मैंने इसको थीटा रोटेट कर दिया ऐसे, ये देख यहां से मैंने पकड़ रखा है इसको, ये ले पकड़ लिया, टेंशन लगा दी, ये देख, ये सिंपल सी चीज है। ठीक, मैंने इसको, ये सामने है, मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया और छोड़, जैसे ही मैंने रोटेट किया थीटा, अब इस पे लगा टॉर्क, कितना कितना, बोले सर थीटा बताओ आप, थीटा अगर 37 होता मान लो तो हम टॉर्क लिख देते, थोड़ी देर पहले लिखा था एम बी, एम क्रॉस बी, एम बी साइन 37, खैर मैंने तो यहां पे छोटा सा डिस्प्लेस किया, थीटा, थीटा थोड़ा डिस्प्लेस किया, छोड़ दिया, तो जैसे ही छोड़ोगे अभी ऐसे घूमेगा, टुई 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 टुई, जब इधर था तो इधर इधर हो गया एरिया वेक्टर, फिर जैसे ये घूम रहा होगा ऐसे ऐसे, तो एरिया वेक्टर पहले इधर, फिर ऐसे 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 यहां पहुंच गया होगा, फिर एरिया वेक्टर इधर पहुंच गया होगा, फिर एरिया, मतलब ये ऐसे एरिया वेक्टर ऐसे 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 यहां पे क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, बिल्कुल उसी प्रकार कि मैंने तो एरिया वेक्टर समझो, कायदे में तो ये ऑसिलेट कर रहा होगा ना, ये ऐसे 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 क्या कर रहा होगा, ऑसिलेशन कर रहा होगा। पहले यहां ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर, थीटा जीरो, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, जैसे मैंने ट्यूं इधर शिफ्ट किया, टेंशन एमजी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पास हो गए एक्सिस से, उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब एरिया वेक्टर इधर आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट इधर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड तेरी तरफ है, घड़ी वाली दिशा, ठीक, तो दैट मींस एम इधर, बी इधर, टॉर्क लगेगा, ये घूमेगा ऐसे 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 ऐसे। तो यहां दोनों सवालों के लिए तैयार रहे। कौन सा सवाल, बोले पहला सवाल तो ये कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा, दूसरा सवाल ये कि मान ले इसको 37 डिग्री रोटेट कर देता, तो जब ये यहां पहुंचता तब इसका ओमेगा कितना होगा। ये दोनों वही सवाल हो गए जो मैं थोड़ी देर पहले तुम्हें कराए हैं। ठीक, तो पहले ये सवाल कर लेते हैं। तो कुछ बच्चे इसमें डायरेक्टली याद रख लेना, रहे सर क्यों इतनी मेहनत करना, सीधा लिखो ना टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी, खत्म कहानी। बोले एम क्या है, मास, मतलब मास नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, मास नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट है। आई क्या है, बोले आई इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस। आ रही बात समझ में, ठीक है सर जी। सो कुछ बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला, कुछ बच्चे सर कैसा आया फॉर्मूला, सर ये बताओ सर, ऐसे गलत बात है, फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दियो। मैंने कहा यार इतनी देर से यही तो बता रहा हूं मैं, आजा लिख ले। बोले भैया देख, शुरू में टॉर्क कितना था, 0 था, याद करो एसएचएम निकालने की कंडीशन क्या होती थी, एसएचएम पार्टिकल कर रहा है नहीं कर रहा है, बोले सबसे पहले नेट फोर्स निकालो, एक्स डिस्प्लेस करो और एफ नेट निकालो, अगर एफ नेट माइनस के एक्स आया तो एसएचएम है। उसी प्रकार से एंगुलर एसएचएम की क्या कंडीशन थी, पहले वो मीन पोजीशन निकालो जिसमें नेट टॉर्क 0 है। मैंने कहा ठीक है, फिर उसको थीटा रोटेट करो, थीटा रोटेट करके नेट टॉर्क निकालो, तो जैसे ही थीटा रोटेट करोगे तो नेट टॉर्क कितना होगा, सर वो तो सर माइनस, सॉरी सर टॉर्क तो एम क्रॉस भी हो जाएगा सर। मैंने कहा हाँ भैया, और बता सर वैल्यू, सर टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी सर एम बी साइन थीटा, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एम बी इंटू थीटा, क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल, दैट मीन्स टॉर्क बराबर तुम्हारा आ गया एम बी इंटू थीटा। अपने मन से माइनस लगा दे, क्यों माइनस लगा दे,
क्योंकि तूने जिस साइड उसको रोटेट किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है। सर ये आ गया सारी कहानी। अब इसके बाद की कहानी वही पुरानी सिंपल हार्मोनिक मोशन की होगी है, तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन, ये सारी कहानी एम भी नीचे आ जाती थी, खत्म कहानी। सवाल, ये सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी सवाल में और बहुत सारी चीजें बाकी है। बोले क्या क्या बाकी है? मैंने कहा ये बताओ एम कितना होगा। बोले एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट। सर वो होगा आई इंटू एल स्क्वायर। ये मास है इसलिए बच के रहना तुझे, इसलिए मैं इसको कैपिटल एम से दिखा देता हूं। ये ले कैपिटल एम, कैपिटल एम, कैपिटल एम, ताकि दो प्लीज दोनों को अलग अलग लिखना है तुझे। ये ले, ठीक है, ठीक है सर, ओके सर। और बताओ सर, मैंने कहा और बात बताओ सर, आई कितना होगा? मैंने कहा आई तुझे निकालना पड़ेगा, ये रोटेशन का सवाल हो गया। ये क्लास नोट चेक करके देखिए, मैंने करा रखा है सवाल। इस एक्सिस का अबाउट कैसे हम लोग आई लिखेंगे? 4 रॉड है तो आई के करके करते हैं। सर इस रॉड के बारे में बात करो। सर ये रॉड इस एक्सिस का अबाउट घूम रही है, तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस। सर एक्सिस ये है, ये वाली जो रॉड है L/2 डिस्टेंस दूरी पर है, ये पूरी की पूरी रॉड L/2 डिस्टेंस दूरी पर है। पूरा का पूरा मास अगर r डिस्टेंस दूरी पर होता था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता था, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा L/2 डिस्टेंस दूरी पर है तो mL/2 का होल स्क्वायर प्लस। ये पूरी की पूरी रॉड जो है सर, इसका अबाउट घूमने का मतलब हो गया ये अपने सेंटर का अबाउट घूमने की कोशिश कर रही है, दैट मींस ml स्क्वायर बाई 12 प्लस उसी प्रकार से इसका mL/2 का होल स्क्वायर। और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे 1/12 प्लस 1/4, 1/4 का मतलब हो गया 3/12, 4/12, 1/3, 2/3, 2/3 ml स्क्वायर। इसकी वैल्यू उठा के यहां पुट कर देना, तो टाइम पीरियड तुम्हारा बड़ा प्यारा सा निकल के आएगा, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब? 2/3 ml स्क्वायर बटे मैग्नेटिक आई इंटू एल स्क्वायर इंटू भी। अगर कुछ गलती होगी तो चेक कर लीजिएगा। कुल मिला के मैं तुम्हें बस यहीं तक पहुंचा सकता हूं, इस जगह तक। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रोटेशन मोशन में सीख रखा है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हम पिछले 2 लेक्चर से, 1 लेक्चर से सीख रहे हैं, और यहां पर बी की वैल्यू यहां पर पुट कर दो जो एक्शन दे रखा है। आगे बात समझ में? जल्दी से नोट कर ले फटाक से, मिनट से पहले, जल्दी से। हो गया? चल अगला सवाल। अब देख, अब मैं वापस इस सवाल पे आ रहा हूं, इस वाले क्वेश्चन पे, इस सवाल पे, क्योंकि कुछ बच्चों को इस पे डाउट आया होगा शुरू में, ठीक है, शायद उन्होंने पूछा नहीं होगा, तो उनके डाउट के हिसाब से एक सवाल और मैं यहां पर उठा लेता हूं। बोले क्या? मैंने कहा भाई सवाल ये है, ये लूप है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, बाहर था अंदर था, सॉरी आगे था, और करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज था, ठीक है भाई साहब। आगे था मैग्नेटिक फील्ड B बराबर B0 I कैप, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है सर जी। सपोज करंट क्लॉकवाइज था पहले सवाल में, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज ले लेता हूं, ऐसे मैंने ले लिया करंट, ऐसे करंट ले लिया। अबे कैसे ले लिया? ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है सर। एक बार फिर से एनालाइज करते हैं ताकि और मजेदार तरीके समझ में आए तुम्हें। PQRS, ठीक है सर। सर टॉर्क आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों? सब मैग्नेटिक मोमेंट है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है आगे की तरफ, ठीक है, टॉर्क आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आएगा, ठीक, क्योंकि मैग्नेटिक अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड आगे, दोनों के बीच 90 डिग्री है, ठीक है। फोर्स आएगा? नहीं आएगा, नेट फोर्स 0 होगा, मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, ठीक है सर। तो मैंने ये पूछा, मैंने कहा बता दो सही टॉर्क आएगा कैसे, ये घूमेगा तो घूमेगा कैसे? मैंने कहा सर आ जाओ सर, अगर इसके बारे में बात करें, फ्लैग में लेफ्ट हैंड निकालो, बी इधर, सॉरी बी इधर, ये इधर, इसका फोर्स बाहर लग रहा है, देख इधर देख, बी आगे की तरफ, ये इस वायर पे फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, कितना लग रहा है? बोले ILB, ठीक है सर। और इस पे फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, मैंने डायरेक्शन उल्टा कर दिया तो जस्ट फोर्स भी उल्टे हो गए, समझ रहा है ना? इस सवाल में मैंने क्या दिया था? इस सवाल में मैंने दे रखा था इसको क्लॉकवाइज, तो यहां फोर्स अंदर लग रहा था, इस पे बाहर लग रहा था, मैंने डायरेक्शन थोड़ी देर के लिए चेंज कर दी, इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो सर तू बोलेगा ठीक है, इस पे फोर्स लगेगा किधर? अंदर की तरफ, कितना होगा? ILP, ठीक है, ये फोर्स हो जाएगा अंदर की तरफ ILP। मैंने कहा ठीक है सर, सवाल क्या है ये बताओ। मैंने कहा सवाल ये है कि इफ, मैं इसकी प्रॉपर लैंग्वेज लिख देता हूं, इफ ए स्क्वायर लूप, ठीक है, हैविंग करंट I in it
ठीक है, ऑफ mass m and length L is placed on horizontal xy plane on ground। मतलब इस लूप को मैंने जमीन पे रख दिया। अब आएगा देख मजा, जमीन पे रख दिया। तो अभी तक तो लटका रहे थे, अब जमीन पे रख दिया। ठीक है, सारी कहानी मैंने लिख दी है। मैंने ठीक है भाई साहब, जमीन पे रख दिया। ठीक है, फाइंड minimum value of V so that wire, इसके आगे की अंग्रेजी हमें ना आती, हम हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है, हंसना मत भाई। वायर PQ के अबाउट उठ जाए। ठीक है, देसी भाषा में लिख ले भाई साहब, PQ के अबाउट उठ जाए, ये है। हंसना मत, ठीक है। कुछ बच्चे हंस रहे होंगे, अंग्रेजी बहुत जबरदस्त लिखा रहे हो सवाल में। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा पहले तू सवाल कंसेप्ट समझ, तू अंग्रेजी मत समझ, तू सवाल समझ हो क्या रहा है। बोले सर ये जो फोर्स ILB लग रहा है, मैंने कहा हाँ मेरे भाई, ये ILB जो फोर्स लग रहा है वो क्या कर रहा है, वो इस वायर, सर इस पे इधर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है ऐसे, तो इसका मतलब इसको बाहर की तरफ फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है। और ये ILB क्या कर रहा है, ये वाला ये ILB अंदर की तरफ लग रहा है। तो इसके सॉल्यूशन पे अगर अपन बात करें, मैंने कहा ठीक है भाई, अब जरा बताओ इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। तुम कहोगे सर एक लग रहा होगा mg अंदर की तरफ। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, XY प्लेन है, mg अंदर नॉर्मल बाहर, और एक लग रहा होगा नॉर्मल बाहर। ठीक है सर, इस वायर पे कोई फोर्स नहीं, इस पे फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ, और इस पे लग रहा होगा अंदर की तरफ। मैंने कहा ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि PQ के अबाउट उठ जाए, हाँ सर, तो उठाने की कौन कोशिश कर रहा है, ILB। हाँ सही कह रहे हो सर। और इसको ऊपर उठने से कौन रोकने की कोशिश कर रहा है, mg, क्योंकि mg अंदर लग रहा होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर इसका टॉर्क mg के टॉर्क से अगर ज्यादा हो गया तो भाई साहब ये उठाने के लिए कामयाब हो जाएगा इसके अबाउट। इसके लिए आपको पुराने बेसिक रोटेशन मोशन पढ़ा होना जरूरी है। जिन बच्चों ने रोटेशन मोशन नहीं पढ़ा वो चाहें तो इस आर्टिकल को लाइट मोड से देख ले भैया, बाद में रोटेशन पढ़ने के बाद देख लीजिएगा। जिन बच्चों ने रोटेशन मोशन पढ़ा है उनको मत समझ में आएगा, ठीक। लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं सवाल नहीं कराऊंगा आपने रोटेशन मोशन नहीं पढ़ा तो। ना जाने कितने सारे बच्चों ने तो पढ़ा रखा है आपकी क्लास में, तो आपको ही पढ़ना चाहिए। ठीक है सर, मैं फिर तो बोल देता हूं सर, ये ILB सर यहां पर जो है ये वाला फोर्स क्या कर रहा है, ये इसके बाद उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, मतलब टॉर्क लगा रहा है ये वाला फोर्स। ठीक है सर जी, तो इसका टॉर्क को उठाने की कोशिश कर, मगर mg भी तो लग रहा होगा। और टॉर्क की कैलकुलेशन के लिए mg को सेंटर ऑफ मास पे लगा दिया करते थे। याद करो, जब भी कभी बोला करते थे सर जी एक रॉड है, रॉड को यहां से हिंच कर दिया, बताओ इसका अल्फा कितना होगा, तो mg को याद करो हम केवल सेंटर ऑफ मास पे लगा दिया करते थे। हम लिखा करते थे mg इंटू L/2 बराबर I इंटू अल्फा, और रॉड का ये होता था ml²/3 1n के अबाउट लिखते थे ना, तो सेंटर ऑफ मास पे लगा दिया करते थे। तो दैट मींस आप ये समझो कि सर इस पूरे लूप का सेंटर ऑफ मास तो ये होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास ये होगा, तो अंदर तो लग रहा है mg जो उसको ऊपर उठाने से रोक रहा है, जब इसको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। और यहां पर इस वायर पे बाहर की तरफ लग रहा है फोर्स, कौन सा, ILB, जो उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। इट इज सिंपल लाइक, आप ऐसा समझ लो कि भाई साहब ये लूप है, ऐसे रख दिया है मैंने, ये हैंड है, ये जमीन पे रख दिया है, ये जो यहां पर मैं यहां पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा के इसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हूं ऐसे, ठीक। तो यहां पर सेंटर पे mg लग रहा होगा, वो उसको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा होगा। यकीन ना होता, जैसे मैं उसको छोड़ दूंगा फटाक से नीचे गिर जाएगा। ये अच्छा एग्जांपल, मतलब अच्छी बॉडी नहीं मिल पाई, मैं इससे समझा देता हूं। देख ऐसे था, ये लूप है पूरा का पूरा, ठीक, ये लूप है, और जैसे मैं इसको इधर से फोर्स लगाऊंगा, मैं इसको सपोज ऐसे उठाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये उठता चला जाएगा। इसको इसको रोकने की कौन कोशिश कर रहा है ऊपर उठने से, बोले mg। या mg का टॉर्क नीचे लग रहा होगा, वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा। यकीन ना होता, जैसे मैं छोड़ूंगा फटाक से, जैसे मैं छोड़ूंगा फटाक से नीचे गिर जाएगा। दैट मींस अगर आप चाहते हो कि उठ जाए, तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल दूं कि आप चाहते हो कि भाई जस्ट उठने के लिए, इसका मतलब टॉर्क ऑफ ILB मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू टॉर्क ऑफ mg। अगर ऐसा होगा तो उठ जाएगा। बराबर हो गया तो उठने की टेंडेंसी आ जाएगी। क्लियर है, ठीक है। तो इस ILB का टॉर्क कितना होगा, तुम लिखोगे इस फोर्स का टॉर्क होगा फोर्स इंटू शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस PQ के अबाउट, PQ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, L इज ग्रेटर देन mg। mg इज mg फोर्स जो लग रहा होगा अंदर की तरफ, mg यहां लग रहा होगा, उसकी यहां से डिस्टेंस कितनी होगी, L/2। खत्म कहानी। इसका मतलब B जो भी होगा इक्वल टू और ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, mg/2
एल से एल गया, एल बी, खत्म कहानी। और आई भी तो है, आई एल बी, ठीक है, ये कहानी हो गई है। तो एक मिनट, बी तो आई है, बी तो हटाना पड़ेगा भाई। अब सही है, अब सही है, अब सही है, अब सही है। तो इतना अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो ये उठ जाएगा। अब बोला सर ये सब समझ में आ गया सर, आप ये बताओ अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? यार मैं नहीं लिख रहा अंग्रेजी में, तो हिंदी में ही लिख रहे भाई साहब, ठीक है। जब प्रॉपर सवाल मैं आपको दूंगा, प्रॉपर तरीके से लैंग्वेज वाले सवाल आपको दूंगा, तब आप वहां पे उन सवालों को कीजिएगा, ठीक। अभी के लिए कंसेप्ट समझो क्या हो रहा है इस सवाल में। आई होप, आई विश आपको समझ में आया होगा। जल्दी से नोट करो और एक सवाल मुझे और करके दिखाओ अभी, सारे बच्चे जल्दी। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन। बढ़िया सवाल है, मजेदार सवाल है, ठीक है। बोले सर जी यहां सॉरी थोड़ा 11वीं क्लास का यूज हो रहा है, ठीक है, मैं बचा नहीं सकता, यहां पर आपको पढ़ना ही पड़ेगा पुरानी चीजें, रिजल्ट भी याद हो पुरानी तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। बोले सर मान लो ये रिंग है और ये जमीन है, यह है जमीन, यह है रिंग, इसका मास है m, इसकी रेडियस है r, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, लाइक दिस। रिंग को ऐसे रख दिया हम लोगों ने, ठीक है, वर्टिकली, ठीक है सर, रख दिया सर। मैंने कहा अब एक काम किया, यहां पर मैंने आगे की तरफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी ऐसे, लाल वाली, लाइक दिस, बी, बी नॉट आई कैप। आई बात समझ में? सवाल को लिखो जरा जल्दी से, मिनट से पहले, ठीक है, लिख लिया। सवाल यह है, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ द रिंग एट गिवन स्टेट। एज शोन इन डायग्राम। सारी बातें बेटा मैंने इस पे लिख दी है, ठीक है, जल्दी सवाल को सॉल्व करें, अभी मजा आएगा सॉल्व करने में। देख टॉक तो लगेगा, देख टॉक तो लगेगा, टॉक क्यों लगेगा, देख आई है, एम आएगा बाहर की तरफ, एम बाहर की तरफ, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेट फील्ड आगे की तरफ, एम क्रॉस बी, टॉर्क आएगा, टॉर्क आएगा, टॉर्क बराबर आई अल्फा, खत्म हो गया सवाल बस। एम जी का टॉर्क चेक कर, कैंसिल आउट हो जाएगा नॉर्मल के टॉर्क से, फ्रिक्शन विक्शन कुछ है नहीं अभी, थोड़ी देर के लिए चाहे तो फ्रिक्शन 0 लिख देता हूं मैं, ताकि सुकून से सॉल्व कर पाए सवाल को। करो जल्दी, जल्दी 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 जल्दी। हो गया है, चल देख ध्यान से देख। बोले सर जी देखो, मैंने कहा हाँ। बोले सर सॉल्यूशन में हम केवल ये बात बोलेंगे, सर टॉर्क लिख लो, सर टॉर्क, सर टॉर्क हो जाएगा सर एम क्रॉस पी। डायरेक्शन छोड़ो, पहले मैग्नीट्यूड लिख लो। एम कितना है, आई इंटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी नॉट, खत्म, ये टॉर्क हो गया। थीटा तो 90 डिग्री है, कैसे 90, मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ, मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो एम बी साइन 90, 90 हटाओ, ये टॉर्क आ गया। बोले ठीक है सर, दैट मींस हम सीधा लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, मन का बिल्कुल सही बात है भैया, टॉर्क लग रहा है, टॉर्क आई अल्फा पूछ रहा है सर। बोला आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, बोला आई की वैल्यू लिख लो सर। सर आई कितना होता है सर, रिंग है, रिंग, रिंग के लिए टॉर्क आई कितना होता है, बोला रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पढ़े थे एम आर स्क्वायर होता है इंटू अल्फा। तो सॉल्व करेंगे तो अल्फा बराबर आ जाएगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर बी नॉट बटे एम इंटू आर स्क्वायर कैंसिल आउट, सॉल्व करके आप ये अल्फा निकाल सकते हो। क्लियर है? कितने बच्चों को समझ में आ गया, वो प्लीज अभी स्क्रीन को पॉज करें और नीचे टाइप करें कि हां सर इतना समझ में आ गया। क्लियर है? और अगर समझ में आ गया तो ये गलत है, मोए मोए, ठीक है, ये गलत है। सर ये कैसा हो गया सर, अभी तो कह रहे हो समझ में आ गया, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सर मोए मोए कर रहे हो हमारी। मैंने कहा हाँ भाई गलत है। बोले काहे गलत है? मैंने कहा दे, यहां तक तो सही है। मैंने कहा ये बताइए घूमेगा कैसे,
अगर तू टॉर्क की डायरेक्शन देखेगा और इसकी डायरेक्शन देखते हैं तो इसकी डायरेक्शन कैसा आएगी? एम की डायरेक्शन की तरफ, बाहर की तरफ के कैप क्रॉस प्रोडक्ट, बी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बोले आगे की तरफ आई कैप, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? के क्रॉस आई तो जे कैप होता है भाई। ओ भाई साहब समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बोले सर इसकी डायरेक्शन पता है किधर आ रही है? मैंने कहा भाई किधर आ रही है तो बताओ। बोले सर इसकी डायरेक्शन तो सर अगर आप ध्यान से देखते हो। मैंने कहा हाँ भैया ध्यान से दिखाओ। बोले सर 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 मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। सर इसकी डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन बे? टॉर्क की डायरेक्शन। बे यार बड़ा घटिया डायग्राम बनना ये, आज आप फिर से बना लेते हैं। टॉर्क देख टॉर्क देख टॉर्क देख। सर टॉर्क की जो डायरेक्शन आ रही है वो अभी हमने देखी है, के कैप आई है। के कैप आने का मतलब क्या होता है कि सब वाई एक्सिस की तरफ आ रही है। इधर मैग्नेटिक फील्ड थी, करंट मैंने ऐसे एज्यूम किया था, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन इसके अबाउट आई है। ये है सर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये बाहर जेड एक्सिस। इसका बताओ इसके अबाउट टॉर्क आ रहा है तो इसके अबाउट अल्फा आएगा मेरे भाई। गलती ये हुई है यहां पर, मतलब रिंग यहां पर अपने डायमीटर के अबाउट घूमेगा। तुमने क्या गलती करी? तुमने रिंग को ऐसे घुमा दिया भाई। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप याद करो, आई होप आप सबको पता होगा कि रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अगर आप इसके अबाउट घुमाओगे ऐसे तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था वो mr² होता था। लेकिन अगर आप डायमीटर के अबाउट घुमाने की कोशिश कर रहे हो ऐसे तो यहां mr²/2 होता था। तो इसका मतलब अगर ये इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो इसका मतलब आप लिखोगे I × πr² b0 बराबर I की वैल्यू हो जाएगी mr²/2 × अल्फा। अब जो अल्फा आएगा दैट इज योर करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में क्लियर है? ये है बेटा इसके पीछे ही कहानी है ना। तो गलती हो जाती सर, इसलिए तो मैं सवाल करा रहा हूं। सर हमको कैसे पता चलेगा एग्जाम में? भाई इसलिए तो मास्टर सवाल करा रहा है। इसका मतलब ऐसे सवाल अगर मास्टर ने नहीं कराए क्लास में तो बच्चा एग्जामिनेशन में जाके गलती कर देगा। उसको लगेगा आसान सवाल है, 4 नंबर पाने के चक्कर में 1 नंबर दे के आ जाएगा वहां पे। ठीक है, इसलिए सवाल कराने जरूरी होते हैं क्लास में। तो मैंने भैया क्लास में करा दिए हैं। अब ये गलतियां पहले से ही करके जाओगे तो एग्जाम में फिर नहीं करोगे, आपको याद रहेगा भी क्या करना है। जल्दी से नोट कर ले फटाक से, मिनट से पहले लिख लो जल्दी। ठीक है, अब इस पे और अच्छे अच्छे सवाल हम लोग बनते हैं, बड़े मजेदार सवाल बनते हैं, इस पे शानदार शानदार सवाल बनते हैं। लेकिन वो सवाल हम करेंगे बाद में, थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ लेके प्रॉपर डेटा के साथ हम लोग क्वेश्चन को मर्ज करके खत्म करेंगे। एक छोटा सा आर्टिकल और है, अब वो भी समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, वो ये है, मैंने यहां पे लिख दिया समय बचाने के लिए। हमने देख बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ा था। ठीक है, बायो-सेवर्ट लॉ हमने पढ़ा था कि अगर करंट कैरिंग वायर है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ये हमें बायो-सेवर्ट लॉ ने बताया था। ठीक है, ये सब हमने लेक्चर के शुरू में पढ़ा था कि करंट कैरिंग वायर है और यहां अगर मैं छोटा सा एलिमेंट पकड़ लूं डीएल लेंथ का, उसकी वजह से अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, छोटे से टुकड़े डीएल की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो डीबी बराबर होती थी KI DL क्रॉस R बटे RQ। ये मैग्नेटिक फील्ड नेट नहीं होती थी, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएल हुआ करती थी। ये हम लोगों ने बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ा था। अगर ये वायर कंप्लीट होता, अच्छा खासा स्ट्रेट वायर होता तो हम उसको इंटीग्रेट करते थे, इनफाइनाइट होता तो इंटीग्रेट करते थे। लेकिन यहीं से हमने चैप्टर की शुरुआत करी थी। यहां पर सर डीएल वेक्टर की दिशा किधर लेते थे? डीएल वेक्टर की दिशा हम लोग लिया करते थे करंट की दिशा में, ये हमने पढ़ लिया था। अब इसी का एक और वर्जन है बायो-सेवर्ट लॉ का, जो अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा था। बोले क्या है? बोले सर अगर मूविंग पॉइंट चार्ज हो, अगर पॉइंट चार्ज मूव कर रहा हो, दौड़ रहा हो, बात समझ मारिए, अगर पॉइंट चार्ज दौड़ रहा हो और आपसे पूछा जाए कि r डिस्टेंस दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड बता दो। मान ले पॉइंट चार्ज यहां पर है, ठीक है, और वो इधर b वेलोसिटी के साथ दौड़ रहा है। ठीक है भाई साहब, b वेलोसिटी के साथ दौड़ रहा है, तो इसकी वजह से अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि भाई बता, अगर ये पोजीशन वेक्टर आ रहा है तो बता इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो ये एक प्रॉपर, जैसे हमारा ये था एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला हमारे सामने बायो-सेवर्ट लॉ ने दिया था, बिल्कुल उसी प्रकार आपके सामने एक और फॉर्मूला है कि सर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी KQ V क्रॉस R बटे RQ। यहां पे Q को विद साइन रखना है।
क्लियर है? हो सकता है थोड़ा सा अजीब लगे आपको, सर एक और फॉर्मूला आ गया, मैंने कहा हाँ यार आ तो गया, लेकिन इसमें सवाल काफी कम है। आपको शीट में, मॉड्यूल में, एचसीबी में रेयरली इस पर सवाल देखने के मिलेंगे, बहुत ही कम 2 से 3% सवाल देखने के लिए इस पर मिलते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब हमने जितना पढ़ा है उसमें ये थोड़ा सा लीस्ट प्रायोरिटी पर है। हम ये नहीं बोल सकते बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो सवाल आना ही आना है, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो आप पढ़ो, ठीक? तो दैट मींस इसकी वजह से आर्टिशन दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी ये आएगी। अब सपोज आप ये फॉर्मूला भूल गए, मैं आपकी यहां मदद कर सकता हूं, ठीक है? कि सपोज आप बोलो सर ठीक है लेकिन फॉर्मूला भूल गए, तो उसके लिए भी तो बताओ, आप हमेशा बताते हो कैसे करेंगे। मैंने कहा तो देख मेरी बात सुन, फॉर्मूले भूल गए तो एक काम करना, अक्सर मैं भी भूल जाता हूं कभी कभी, तू जानता ही है मेरी आदत, तो मैं सीधा ये वाला फॉर्मूला लिखता हूं, के आई डीएल क्रॉस आर बटे आर क्यू। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक? ये तो बाय सेवट लो था, ये तो भैया ये तो याद हो ही जाता है भाई साहब, ये तो याद करना ही पड़ता है, जैसे कुलम लो याद किया था हम लोगों ने, ठीक है? तो मैंने कहा इसमें देख एक काम करो, बोले क्योंकि क्यू चार्ज भाग रहा है, बोले हाँ सर क्यू चार्ज भाग रहा है, सर बिल्कुल सही कह रहे हो क्यू चार्ज भाग रहा है। मैंने कहा अगर क्यू चार्ज भाग रहा है तो क्या मैं यहां पर, सर हमने पढ़ा था ना आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, बोले हाँ सर आई बराबर डी क्यू बाई डी टी पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है? और उसी हिसाब से बी बराबर क्या पढ़ा था, वेलोसिटी क्या होती थी सर, डीएल बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, बोले हाँ सर। मैंने कहा तो एक काम कर, इस आई की जगह तो एक काम कर, यहां पर डी क्यू बाई डी टी पुट कर दे। याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, आई की जगह क्या पुट कर दे भाई साहब, डी क्यू बाई डी टी पुट कर दे। तो देख ये डी टी इधर ले जा थोड़ी देर के लिए, तो डी क्यू तो तेरा हो गया चार्ज थोड़ी देर के लिए, और डी टी तो उधर ले जा, डीएल बाई डी टी क्या हो गया, वेलोसिटी, तो ये तेरी हो जाएगी वेलोसिटी। समझ में आ रही है? ठीक, तो दैट मींस के क्यू वी क्रॉस आर बटे आर क्यू, मतलब वही फॉर्मूला बन गया, तैयार हो गया। तो बेसिकली इसको आप सबसे पहले लिख लो, जरा इसको लिखो, फिर मैं बताता हूं इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है। जल्दी से एक काम करो, मैं किनारे होता हूं, इसको लिखो, फॉर ए मूविंग चार्ज पार्टिकल एज इट इज लिख लो। लिख लिया? तो इसका क्या यूज है, ठीक है, इस चीज का क्या यूज है, कैसे हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से निकालेंगे, क्या बेसिकली कहां कहां इसका इस्तेमाल हो सकता है, ये सारी बातें पढ़ेंगे अपन कल की क्लास में। क्लियर है? तो लेक्चर मैंने ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं रखा है, लेकिन फिर भी जो है आपको सॉल्व करने में, नोट्स बना के लिखने में आई थिंक 1.5 घंटा या 1 घंटा 45 मिनट तो लग ही जाएगा। लेकिन फिर भी आज के लेक्चर का सार मैं आपको बता देता हूं, अब तक जितनी मैग्नेटिक फील्ड पड़ी उसका सार मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था किस जगह पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है? इसके लिए हमने देखा करंट के वायर की वजह से 2KI/R होती है, इनफाइनाइट वायर होता है, तो सर लूप की वजह से सेंटर पर K म्यू नॉट I अपॉन 2R होती है, सर जो है आधा अधूरा लूप है तो KI अपॉन R इंटू थीटा होती है, सर सोलेनोइड है तो म्यू NI होती है, म्यू नॉट NI होती है, जहां n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता था। टोरॉइड होता था तो भी इतनी आती थी म्यू NI, या म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन 2πR इंटू I, ये टोरॉइड के अंदर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड देखी थी। इनफाइनाइट शीट होता था, म्यू नॉट K/2 हुआ करता था, जहां K इज अ करंट पर यूनिट लेंथ हुआ करता था। ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां पर देखा था। फिर एम्पेयर्स लॉ पढ़ा था सर, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट इनटू आई, उस पर भी सवाल देखे थे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा। फिर हम लोगों ने क्या बात करी कि सर क्यू चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंक के मारेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा F बराबर क्यू बी क्रॉस बी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा Q इंटू ई। अगर दोनों होगी तो क्यू बी क्रॉस ई, क्यू बी क्रॉस बी प्लस Q इंटू ई वेक्टर, दोनों का सम कर देंगे, जिसको लॉरेंज फोर्स बोला था। फिर हम लोग इस पे सवाल किए थे, अगर Q चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंक के मारेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उस पे जो है जो फोर्स लग रहा था उसको गोल गोल घुमा रहा था, जिसमें रेडियस आती थी R बराबर mb बाई क्यू बी, टाइम पीरियड आता था T बराबर 2πm अपॉन क्यू बी। ये हम लोगों ने देखी थी कहानी। उसके बाद फिर दैट मींस ये सारा पार्ट खत्म हुआ था। फिर किसी एंगल पर वेलोसिटी दे दोगे, मैग्नेटिक फील्ड आगे है, तो हमने देखा था फिर वो हेलिकल पार्ट था, उसमें रेडियस आती थी mb sin थीटा बटे क्यूबी, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और सब पिच आती थी v cos थीटा इनटू कैपिटल T, where capital T was the time period, 2πm अपॉन क्यूबी कैपिटल T होता था। उसके बाद फिर हम लोग ने करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के वाले सवाल देखे थे। फिर हम लोगों ने करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था, तो डीएल लेंथ के टुकड़े पे फोर्स लगा था I dl क्रॉस बी, और अगर सपोज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो हमने फिर लिखा था उटपटांग वायर अगर हुआ तो L इफेक्टिव से जो है कंसेप्ट से हम लोग लिख दिया करते थे I L क्रॉस बी। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उस पर लगेगा टॉर्क, कितना m क्रॉस बी। m क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, वैल्यू क्या होती है I इंटू ए, नंबर ऑफ टर्न n होंगे तो n से मल्टीप्लाई कर दोगे। a क्या होगा, एरिया वेक्टर, कैसे निकालते थे एरिया वेक्टर डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल से। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। अब m क्रॉस बी करना है तो उस पर टॉर्क लगेगा, खत्म कहानी, टॉर्क बराबर m क्रॉस बी। फिर हमने उसको रिलेट कर दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डायपोल मोमेंट से, जैसे वहां हुआ करता था, वहां पे टॉर्क क्या होता था, P क्रॉस ई, यहां है M क्रॉस P। वहां टाइम पीरियड होता था T बराबर 2π अंडर रूट I अपॉन PE, तो यहां टाइम पीरियड हो जाएगा T बराबर 2π I अपॉन MB। वहां पोटेंशियल जो होती थी माइनस P डॉट E, तो यहां लिखने की बारी आएगी तो आप लिख दोगे माइनस M डॉट P।
समझ आ रही बात। और आप डाइपोल मोमेंट प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में बढ़िया तरीके से पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल मोमेंट के सारे फॉर्मूले रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में उससे रिलेटेड कुछ सवाल भी हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें कितना मजा आया, कितना सीखा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मोस्ट प्रोबेबली लाइव क्लास। टेक केयर।